Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about poetry, then we studied about the scientific treatise, then Arthashastras. In that we studied Arthadhyayi and Mahabhayashi, then Charak Samhita and Shrushti Samhita, then Bhirat Samhita. Now, today we are going to start with the new point, that is the Sangam literature. sorry beta. The Sangam literature gives us information regarding early historic and historic southern India. See, Sangam literature क्या करता है? It gives us information regarding early historic और हिस्टोरिक जो सदर्न इंडिया में था, हिस्ट्री सदर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. द संगम मीन्स एन असेंबली. अब संगम का मीनिंग क्या है? द संगम मीन्स एन असेंबली. द बॉडी ऑफ संगम लिटरेचर comprised of the poem presented in 3 assemblies by Tamil poet. See, the body of Sangam literature. See, जो बॉडी ऑफ संगम लिटरेचर क्या है? इट कंप्राइज्ड ऑफ द पोएम्स जो 3 असेंबलीज में बनी हुई है. ये जो पोएम है, इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन 3 असेंबलीज बाय तमिल पोएट. तमिल पोएट ने क्या किया है? ये जो सारे संगम लिटरेचर क्या है, पोएम फॉर्म में किया है, और ये पोएम फॉर्म अपने को 3 असेंबलीज में देखने मिल रहे हैं. दिस पोएम्स were actually collected by the poets from various ecoregions in southern India. See, ये poems क्या है? They were actually collected by the poets. ये जो poems है, ये actually collected by the poets है from various ecoregion in southern India. Thus, these are basically folklore compiled of urban poets. See, basically क्या है? These are folklore and it is compiled by urban poets. The important works are Shilpadikaram, Mani Mekhalai, Pattu Pattu, etc. See, the important work क्या है? उस वक्त ये पोएट के, ये जो पोएट्स वगैरह थे, उनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या था? लाइक जो उन्होंने खास पोएम, जो निंदा पोएम बोलते ना, उसमें से क्या है? एक तो शिल्पदिकरण, मणि मेखलाई, Pattu Pattu, etc. There are 5 ecoregions in Tamil land called as Thinnai, and there are 5 henses, Ailin Thinnai. See, there are 5 ecoregions. See, the 5 ecoregions in Tamil land called as Thinnai, and these are 5 hens Annai Taiyai. Each Tai has a specific kind of ecology and naturally specific kind of response to their surrounding ecology. See, each ताई क्या है? एक specific kind of ecology. each ताई में क्या है? ताई जो बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, हाँ, उनमें क्या है? एक specific kind of ecology है and naturally, और specific kind of response भी है to their surrounding ecology. Thus the poems in hilly region display different subject matter और सराउंडिंग देन दोज वेर ऑफ कोस्टल रीजन. दस क्या है? द पोएम्स इन हिली रीजन क्या है? ये जो पोएम्स जो हिली रीजन में डिस्प्ले किए जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है, एंड दे वेर सराउंडेड दोज वेर ऑफ कोस्टल रीजन. और जो सब्जेक्ट मैटर है और जो आजू बाजू कोस्टल रीजन से, उन सबके ऊपर पोएम बनी थी उस वक्त. However, these folk songs were created on 2 basic themes line, that is love and war. See, ये जो फ्लोक सॉन्ग है ना, सी आज भी आप जाओगे ना कोकन साइड में वगैरह, आपको उनके फोक डांस, फोक सॉन्ग वगैरह मिलेंगे. फ्लोक सॉन्ग यानी क्या? उनके जो टिपिकल सॉन्ग जो रहते हैं ना, उसको अपन फ्लोक सॉन्ग बोलते हैं. दिस वे क्रिएटेड ऑन 2 बेसिक थीम्स, 2 बेसिक लाइन्स पे वो बने हैं, दैट इज ऑन द बेसिक ऑफ लव एंड वॉर. Thus, waiting on the coast for her lover who was not returned from fishing is the matter of tension in coastal region, and fear of attack of wild animals on her lover is a concern of hilly region. See, अभी
उन्होंने तो एग्जाम्पल दिए हैं कैसे। अभी कोस्टल रीजन में यानी क्या, अब लोग कोस्टल रीजन में है तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, बट ऑब्वियसली फिशिंग रहेगा। तो अपन वहाँ पे देखते हैं ना, मछुआरे रहते हैं एंड ऑल, और वो रोज़ बोट लेके जाते हैं। हाँ, दे गो समुंदर में अंदर तक जाते हैं फिशिंग करने के लिए, और फिर शाम को वापस आते हैं। तो दे हैव शोन हियर, एक पोयम उन्होंने ऐसे भी लिखी है, मतलब ऐसा वर्क है उनका कि बाबा लवर, मतलब लवर एक बैठी है राह देखते हुए अपने बॉयफ्रेंड की एंड ऑल, या फिर अपने हस्बैंड की राह देखते बैठी है, जो फिशिंग करने के लिए समुंदर में गया है, राइट। और उसको डर है कि बाबा, और वो थोड़ी डरी है कि बाबा अभी समुंदर में कभी कभी स्टॉर्म आ जाता है, कुछ भी हो जाता है तो क्या है, नाव डूब जाती है ना। तो उन्होंने तस बोला है, वेटिंग ऑन द कोस्ट फॉर अ लवर हु वॉज नॉट रिटर्न फ्रॉम फिशिंग। ये क्या है, ये एक सच में उधर रोज़ एक टेंशन की बात होती है, राइट। तो उस पर उन्होंने पोयम लिखी है। और एक फियर ऑफ अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑन हर लवर इन कंसर्न ऑफ हिली रीजन। और जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं जहाँ पे आजू बाजू जंगल है, वहाँ पे क्या टेंशन रहता है, जब तक अपना लवर घर पे नहीं आता तब तक अपने को क्या टेंशन रहता है, अरे वाइल्ड एनिमल्स ने कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया। तो दोनों जगह पे, लाइक द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एंड द पीपल लिविंग इन हिली एरिया, दोनों जगह टेंशन का माहौल रहता है। टेंशन के रीज़न दोनों जगह अलग अलग है, बट उस पर एज पोएम वगैरह बनाई है। Such type of literature is mostly a secular one and reflect true nature of common men, women and their lifestyle. See, ये जो लिटरेचर है ये क्या देता है, ये अपने को रियल लाइफ के बारे में बोल रहा है। लाइक आम आदमी, मैन, कॉमन मैन वुमेन कैसे रह रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। If we look deeply into that, vast hoard of information would come forward of utmost importance, like ancient ecology, mode of subsistence, and methods, techniques to acquire irrigation, social condition, and tensions in social group, independence of ecoregion, and interdependency upon each other. Whereas on the other side, Tamil poet kingship and duties of kind, town and town administration, laws, judiciary, city layout, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी यार, इफ वी लुक डीपली, अगर आप डीपली देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बाबा अपने को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी इम्पोर्टेंट है। लाइक अपने को पहले कैसा था, लोग मेथड एंड टेक्निक्स कैसे खाना वगैरह लेते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, सी के उधर कोस्टल एरिया के रहते थे, क्या पकाते थे, राइट, उनका साइकिल वगैरह सब कैसा चलता था, क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, इन सब के बारे में अपने को पता चलती है। नॉट ओनली दिस, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेथड ऑफ इरिगेशन, सोशल कंडीशन, टेंशंस इन सोशल ग्रुप्स, और एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंसी रहती थी, रिलीजन क्या था उनका, हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वही तमिल पोएट के बारे में अपने को क्या सुनने को मिलता है, ऑन द अदर साइड तमिल पॉलिटी, वो अपने को किंगशिप के बारे में बोलता है, ड्यूटीज़ ऑफ काइंड के बारे में बोलता है, टाउन अपना टाउन कैसा है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ पे लॉ, जुडिशरी, सिटी का लेआउट, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड एक्सेट्रा, इसके बारे में तमिल पोएम बोल रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फॉरेन अकाउंट। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पर्सियन एंड ग्रीक, India was exposed to ancient world. See, after the invention of Persian and Greek, see अभी Persian and Greek आ गया है, India was re-exposed to ancient world. India वापस ancient world की ओर बढ़ गई। The war were some incidents, हाँ, अभी war के कुछ किस्से अपने को सुनाई दे रहे हैं। However, the process of mobility of people between two countries became a sustainable phenomena of ancient India. See, however क्या है, the process of mobility of people, अभी mobility of the people यानी क्या, पहले लोग क्या करते थे, यहाँ से वहाँ बहुत जाते थे, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले, कुछ अगर अच्छे से नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो तुरंत शिफ्ट हो जाते थे। और उस वक्त स्कूल वूल भी बच्चों का इतना नहीं था, तो क्या था, शिफ्टिंग आसानी से होता था।
आज अपने को एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट होना, यानी आज अपने को सच में टेंशन वाली बात आती है, राइट। However, the process of mobility of people between two countries became a sustainable phenomena of ancient India. Such travelers like ये ग्रीक पर्सियन ये इंडिया में आते जाते थे, इंडिया के भी लोग वहाँ पे आने जाने लगे. Such travelers were foreigners, hence they had no obligation to any kind of the region. See, such travelers क्या थे? They were foreigners. ये such travelers क्या थे? They were foreigners और hence उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं था फॉर द टू द एनी काइंड ऑफ रीजन. हेंस द अकाउंट्स आर इम्पार्शियल एंड बीइंग आई विटनेसेस गिव्स अस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट दे टच्ड अपॉन. सी, हेंस द अकाउंट्स आर इम्पार्शियल. तो क्या है, उनके अकाउंट्स जो भी हैं दे आर इम्पार्शियल और दे आर बीइंग आई विटनेसेस. और ये सारे आई विटनेसेस हैं और ये अपने को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं ऑन द सब्जेक्ट दे टच्ड अपॉन. However, it should be kept in mind that as they were foreigners and non-rooted in India, it is not possible to expect them a perfect knowledge of socio-economic and political thoughts and institution in India. However, एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो फॉरेनर्स है, वो इंडियन लोग नहीं है, ना ही वो इंडिया में रहते हैं. तो क्या है, वो उनको इंडिया के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थॉट्स इन सब के बारे में नॉलेज रहना इम्पॉसिबल है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बाबा आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि उनको हर चीज़ का नॉलेज रहे अबाउट द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रीक्स एंड द रोमन्स. Herodotus, he is considered as first historian of the world, right? Herodotus क्या है, ये है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड है. सी, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट हिस्टोरियन है. इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरियन कहाँ हुआ था, फर्स्ट हिस्ट्री बुक कहाँ लिखी थी, कश्मीर में लिखी थी, राइट. कश्मीर में राजा जय सिंघल ऐसे कुछ तो नाम था उसका, अपन ने पढ़ा था लास्ट 2-3 लेक्चर्स के पहले, राइट. यहाँ पे क्या है, ये हीरोडस क्या है, ही इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन इन द वर्ल्ड है. ही, while describing the war between Persian and Greek, mentions Indian soldiers fighting along the side of Persian. See, वो पर्सियन और ग्रीक के बीच में वॉर हुआ था. तो वो क्या बोल रहे हैं, तो वो इंडियन सोल्जर्स के बारे में बोल रहे थे जो पर्सियन के साथ फाइटिंग पर्सियन की तरफ से वॉर कर रहे थे ग्रीक के साथ, राइट. पर्सियन एंड इंडियंस केम टुगेदर एंड दे फॉट अगेंस्ट द ग्रीक. वो इसके बारे में बोल रहे हैं. Megasthenes, he was the ambassador of Seleucus Nicator, posted in the court of Chandragupta Maurya. See, Seleucus क्या है, Megasthenes क्या है, he was the ambassador of Seleucus Nicator and he was posted, और वो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में उधर वो काम करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, कोर्ट मतलब दरबार में वो काम करता था. In his work Indica, he gives description of the layout of Patliputra like a big city with an extension of 14 kilometers into 2 kilometers. See, अब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम करता था, तो उन्होंने एक इंडिका बोल के एक वर्क किया है. उसके अंदर वो पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र सिटी है इसके बारे में वो बोल रहे हैं. उसका लेआउट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में बोल रहे हैं. लाइक पाटलिपुत्र क्या है, ये एक बड़ा सिटी है और ये कितना बड़ा है, इट विथ एन एक्सटेंड ऑफ 14 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर, fortified with 750 bastions and 67 gateways with one huge royal palace. See, 750 क्या थे, 570 बेसिटॉन्स थे, मतलब घर वगैरह रहेंगे. 67 गेटवे रहेंगे, 67 गेट आने जाने के दरवाजे रहेंगे और एक बड़ा पैलेस रहेगा पाटलिपुत्र में. क्या था, पाटलिपुत्र में एक बड़ा पैलेस रहेगा. ही ऑल्सो टचेस अपॉन सोशल स्ट्रक्चर का सिस्टम. फिर वो पाटलिपुत्र में सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कास्ट सिस्टम कैसा रहेगा, कास्ट रिलेशंस कैसे रहेंगे एक्सेट्रा, इन सब के बारे में भी उसने इंफॉर्मेशन दी है. इट शुड बी नोटेड दैट the original Indica is lost, hence
वी कांट यूज एनी इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिटन इन देयर। सी, अभी अपने को एक चीज़ का ध्यान लिखना है, ये जो इंडिका जो लिखा हुआ है ना, ये जो वर्क है जो पाटलिपुत्र जिसमें डिस्क्राइब किया है, वो एक्चुअली अभी है नहीं, वो गुम चुका है, राइट। तो अपने पास जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर से अपन ये थोड़ा सा गेस वर्क किया है। हाउएवर द ट्रैवलर्स व्हेन केम इनटू इंडिया, फिर जब ये ट्रैवलर्स इंडिया में आए आफ्टर मेगास्थेनिस हैव रेफर्ड इंडिका एंड कोटेड इट, उन्होंने इंडिका को थोड़ा सा रेफ़र किया और उस बेसिस पे उन्होंने थोड़ा सा कोट वगैरह किया। दस थ्रू देम, दैट इज इनडायरेक्टली वी कैन यूज इंडिका एज अ सोर्स। उनके थ्रू, उनके गेस वर्क पे अपन ने ये इंडिका के बारे में जाना, थोड़ा बहुत गेस वर्क किया है। देन पायरलस ऑफ द इथेरेनियन सी, दिस ट्रैवलॉजिस इज एन एंटोनोमस वर्क presumed to be written by one fisherman of the Egypt coast. See, this travelogist क्या है, is an antonymous work। ये जो ट्रैवलॉजी है ये एक अलग सा काम है, और ये सब किसने लिखा है, ये फिशरमैन लिखा है। ये फिशरमैन कहाँ का था, ही केम फ्रॉम द फिशरमैन वॉज फ्रॉम द इजिप्ट कोस्ट, इजिप्ट कोस्ट से फिशरमैन आया था, उसने लिखा है। द वर्क गिव्स अस impartial and objective information on the Indo-Roman trade during early historic period. See, the work gives us, ये जो उन्होंने काम किया, जो उसने काम किया है, ये अपने को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है ऑन द इंडो रोमन ट्रेड। इंडो रोमन ट्रेड जो चलता था ड्यूरिंग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, उसके बारे में अपने को सारी इंफॉर्मेशन देता है। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द पोर्ट्स ऑन इंडियन कोस्टल लाइन्स, trade centers in India. See, it informs us about the ports on Indian coastal line, जो इंडियन कोस्टल लाइन पे जो पोर्ट है, ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया है, ट्रेड रूट कनेक्टिंग ट्रेड सेंटर्स एंड पोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, द लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ ट्रेड, द एनुअल वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, द रेट, टाइप ऑफ शिप एक्सेट्रा। सी, इसके अपने को ये भी क्या, सी ही बीइंग अ फिशरमैन, वो अपने को सारे ट्रेड रूट्स, पोर्ट, ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, लाइक ट्रेड रूट कनेक्टिंग टू डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स क्या थे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, लाइक एक सेंटर से दूसरे सेंटर में कितना डिस्टेंस था, द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ ट्रेड, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना था, क्या रेट से चलता था, क्या रेट के शिप टाइप के शिप चलते थे, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बी, दैट इज चाइनीज। फाहिम Axiom 337 422 AD. This Chinese traveler visited India during Gupta period. See, ये Chinese traveler है, he visited India during Gupta period. He was a Buddhist monk, visited India to seek information from Devbhumi, that is India. See, ये क्या था, he was a Buddhist monk. ये जो Chinese traveler, he came to India during Gupta period एंड ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जो इंडिया आया था। क्यों आया था, ताकि वो इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज ले सके। एंड विजिट बुद्धिज़्म पिलग्रिमेज सेंटर, और वो कहाँ गया, इंडिया में तब बुद्धिज़्म था, तो वो आया एंड ही विजिटेड द बुद्धिज़्म पिलग्रिमेज सेंटर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 years ऑफ ट्रैवलर्स, ही हैज़ रिटन इन हिज क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। सी, ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years ऑफ ट्रैवलर्स, अभी 3 साल तक ट्रैवल करने के बाद उसने लिखा, प्रॉपर क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में लिखा, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, लाइक बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में पूरा रिकॉर्ड लिखा, ऑन सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया बिसाइड वेरियस फैक्टर्स इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ रिटन अबाउट द वेरियस फैक्टर इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। देन हुइंग ताइसंग, दिस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क against all odds visited India during Harshvardhan region. See, this Chinese Buddhist monk क्या है, against all odds he visited India during the Harshvardhana's region. He started his journey in 629 AD from Gansu and then through Gobi desert, क्या Kyrgyzstan, Uzbekistan, Samarkand, Balkh, came to India in 630 AD. See, ये क्या था, ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था,
एंड ही विजिटेड इंडिया। ये इंडिया में कब आया? ड्यूरिंग हर्षवर्धन का रूल चल रहा था तब आया। उसने अपना जर्नी कब चालू किया था? 229 AD में चालू किया था फ्रॉम गंसू। और फिर वो डेजर्ट में वगैरह गए, गोबी डेजर्ट में, गोबी डेजर्ट, कंगरुस्तान, यूजिस्तान, समरखंड, बाली, बल्क, एंड देन ही केम टू इंडिया इन 630 AD. He visited Buddhist pilgrimage center, stayed at Nalanda University and studied Buddhism, gone through original Buddhist work, collected original manuscripts and mementos, more copied, attended Harsha's assembly, and after 15 years of travel throughout India, returned to China in 645 AD. See, अब वो इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया? वेर स्टेड? ही स्टेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। उधर उन्होंने बुद्धिज़्म की पूरी स्टडी की, लाइक बुद्धिज़्म का ओरिजिनल काम क्या है, उनका मैन्युस्क्रिप्ट, मेमेंटोज, उनके कॉपीज़, सब कुछ उन्होंने पूरा बुद्धिज़्म में डीपली स्टडी किया। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया? ही अटेंडेड हर्षास असेंबली। और 15 साल तक ट्रैवल करने के बाद, पूरा इंडिया घूमने के बाद वो चाइना फिर से लौट गए इन 645 AD. In China, he wrote his account as Siyuki, the Great Tang Record on the Western region. See, चाइना जाने के बाद उन्होंने जो भी किया वो सब उन्होंने एक बुक में लिखा, Siyuki, that is the Great Tang Record on the Western region. This chronic give wide description of what he had witnesses in India. अब ये जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर आपको इंडिया में आने का उन्होंने कुछ भी किया उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। He gives information of king, especially Harsha, and his generosity, people and custom of various region in India, life ways, etc. See, उन्होंने इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी? किंग के बारे में भी दी, लाइक किंग हर्षा के बारे में, लाइक वो कितना अच्छा राजा है, पीपल वहाँ के कैसे हैं, कस्टम्स क्या है, अलग अलग रीजन इन इंडिया, उनका वे ऑफ लिविंग, लाइफ वे, लाइफ स्टाइल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसने उस बुक में लिखी। ही हैज़ रिटन ऑफ हैबिट्स एंड नेचर ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल। सी, उसने महाराष्ट्रन लोगों के नेचर कैसे है, उनके हैबिट्स कैसे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बुक में लिखा। इन शॉर्ट वो 15 साल जो इंडिया में थे, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया जो उन्होंने ट्रैवल किया, 15 साल में उन्होंने जो कुछ भी किया उन सब का इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या किया? उन्होंने द तंग रिकॉर्ड, द ग्रेट तंग रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने लिख दिया। राइट फ्रॉम हर्षा का, किंग हर्षवर्धन का चल रहा था उस वक्त रूल, तो वो किंग के बारे में लिखा, फिर वो महाराष्ट्रियन के भी लोगों के बारे में उन्होंने लिखा एंड ऑल। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद दिस पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चारकोलिथिक कल्चर। थैंक यू।